हेलो फ्रेंड, दिस इज बिहान। एचपीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए रिवीजन टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस एचपीजीके से रिलेटेड रहने वाले हैं। चेक करते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं और खुद को भी चेक करो। क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी के लगभग ब्रिटिशों के खिलाफ कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स की कौन सी देसी रियासत उपद्रव में खड़ी हुई? जल्दी से बताइए। क्या ये सिब्बा, नूरपुर, जसवा या फिर गुलेर? जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन और बी, यानी कि नूरपुर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि नूरपुर की मूल राजधानी उस टाइम कौन सी थी? पठानकोट थी, जिसे मुगलों के शासनकाल में पैठण कहा जाता था। नूरपुर का पुराना हिंदू नाम धमेरी था और इसका नाम राजा जगत सिंह के शासनकाल के दौरान जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के सम्मान में बदल दिया था। और आज तक नूरपुर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं 3 लाइनों में से आए हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर ने पूछा नूरपुर का पुराना नाम, और यहां पर यह पूछा गया कि किसने चेंज किया था। तो आपको पता है कि जहांगीर ने किया था। किसके शासनकाल में किया था? जगत सिंह के शासनकाल में। ठीक है। और शाहजहां के शासनकाल में राज्य को मऊ और पैठण कहा जाता था। बस अगर आपको इतना पता है तो आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं आगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हिमाचल के सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एक परफेक्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक एग्जाम की, तो क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है। आप अपना एग्जाम देख सकते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अंडर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। और पिछले 1 साल से हमारी एक स्कीम चल रही है जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, हजारों स्टूडेंट्स अब तक एनरोल्ड कर चुके हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी नीडी पर्सन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर पे प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, व्हाट्सएप करो, अपनी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं अगर बतानी है तो। ठीक है। और जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हो जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे, जिन ब्रिटिशर्स की 1814-15 के एंग्लो गोरखा युद्ध में मौत हुई उनकी कब्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, क्या ये कुनिहार घाटी, बल्ला घाटी, दावी घाटी या फिर लोहार घाटी? सिंपल सी बात यहाँ पर हो रही है। एंग्लो गोरखा युद्ध में बहुत सारी मौतें हुई थी, ठीक है, 1814-15 में। और उनकी जो कब्र थी वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा। कुनिहार घाटी, बल्ला घाटी, दावी घाटी, लोहार घाटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लोहार घाटी। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि लोहार घाटी कहाँ पे है। फ्रेंड्स, 1814-15 ईस्वी के एंग्लो गोरखा युद्ध में मरने वाले ब्रिटिशर्स की कब्रें हिमाचल प्रदेश के लोहार घाटी में स्थित है। लोहार घाटी 35% लगभग वनों से ढकी हुई है। ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताइए लोहार घाटी कहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अंग्रेजों की पहली नसीरी बटालियन में थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जाट थे, राजपूत थे, रोहिल्ला थे या फिर गोरखा थे? जल्द से बताइए। अंग्रेजों की पहली नसीरी बटालियन में थे, गोरखा थे। ठीक है, याद रखो इन क्वेश्चंस को और खुद को चेकआउट करो। अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वेल डन, और इसी तरह से आप प्रिपरेशन करते रहें। अंग्रेजों ने सतलुज नदी की दाहिनी तरफ की पहाड़ी रियासतों को पंजाब हिल स्टेट और बाईं तरफ की पहाड़ी रियासतों को शिमला हिल स्टेट का नाम दिया। कौन सी रियासत इस बंटवारे के अंतर्गत दोनों कैटेगरी में शामिल नहीं हो रही थी? क्योंकि सतलुज नदी इस रियासत को बीच से 2 भागों में बांटती थी। बताइए, क्या ये सुकेत, हंडूर, कुटलेहर या फिर कहलूर? सिंपल सी बात यहां पर हो रही है। अंग्रेजों ने सतलुज नदी की दाहिनी तरफ की पहाड़ी रियासतों को पंजाब हिल स्टेट और बाईं तरफ की पहाड़ी रियासतों को शिमला हिल स्टेट का नाम दिया। कौन सी रियासत इस बंटवारे के अंतर्गत दोनों कैटेगरी में शामिल नहीं हो रही थी? बताइए, क्योंकि बीच में क्या थी? सतलुज नदी इस रियासत को 2 भागों में बांटती थी। ये सुकेत, हंडूर, कुटलेहर या फिर कहलूर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहलूर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। ऐसा कहा जाता है कि राज्य के संस्थापक बीरचंद को एक पत्थर की पटिया के नीचे देवी दुर्गा की एक मूर्ति मिली, और कुछ दिनों के बाद जब राजा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस चमत्कारी स्लैब के रहस्य को समझा और एक किले का निर्माण किया। इसे कहलूर के नाम पर कोट कहलूर नाम दिया। राज्य के संस्थापक राजा बीरचंद थे, जो बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत परिवार के थे। और आपको पता है कि नैना देवी का जो मंदिर है, मुझे आपने कमेंट करके बताना है। मैं ये नहीं पूछने वाला हूँ कि कहाँ पे है, मैं ये पूछने वाला हूँ आपसे
कि कौन सी पहाड़ी पे स्थित है नैना देवी का जो मंदिर है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, मुझे उस पहाड़ी का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, बताइए। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशर्स ने किसे पंजाब हिल स्टेटस का दर्जा प्रदान किया? बताइए जल्दी से, किसे दर्जा प्रदान किया था? क्या उन्हें किया था रियासतें जो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन थी, ब्रिटिश गोरखा युद्ध में ब्रिटिशर्स द्वारा जीती गई रियासतों को, वह रियासतें जो सतलुज नदी के दाहिने यानी कि राइट किनारे पर स्थित थी, जो पंजाब से लगती थी? बताइए ब्रिटिशर्स ने किसे पंजाब हिल स्टेटस का दर्जा प्रदान किया था? अभी मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन क्लियर करवा दिया है। वह रियासतें जो सतलुज नदी के दाहिने यानी कि राइट किनारे पर स्थित थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, और अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो खुद के लिए एक लाइक करो, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मेहनत है। नेक्स्ट है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने कांगड़ा के राजा रणवीर चंद को महाराजा रणजीत सिंह से अपने राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने में मदद की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताना है। क्या ये लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवेल, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी? बताइए जल्दी से। क्वेश्चंस यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने कांगड़ा के राजा रणवीर चंद को महाराजा रणजीत सिंह से अपने राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने में मदद की थी? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, ठीक है, बहुत सारे अंधविश्वासों को दबाने का भी प्रयास किया। जैसे उस टाइम सती प्रथा होती थी, विधवा प्रथा होती थी, यानी कि दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। जो विधवाएं थी, जो विडोज थी, उनके लिए एक अलग ही कानून थे कि शाम को 6 बजे से पहले खाना खा लेना, सुबह इतने बजे उठना, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, कुछ बहुत से, और नंगे पांव रहना, ठीक है। और सती प्रथा थी उस टाइम, ठीक है, यानी कि किसी हस्बैंड की मौत होती थी तो वाइफ को भी साथ में सती होना पड़ता था। तो इस टाइप की कुछ प्रथाएं थी, और बहु विवाह था, बाल विवाह था, जातिगत कठोरता जैसी प्रथाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। तो ये की फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ब्रिटिश सरकार किसके माध्यम से रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये पॉलिटिकल एजेंट, रेजिडेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट जो राज्य के होते थे, या फिर उपरोक्त सभी? फ्रेंड्स याद रखो, ब्रिटिश सरकार किसके माध्यम से रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती थी? पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, रेजिडेंट कमिश्नर हो गए, सुपरिटेंडेंट राज्य के हो गए, ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, किस वर्ष ब्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्रों की प्रभु सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जामिनर कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। अब आप बहुत बार कंफ्यूज होते होंगे कि सन कौन याद रखे, कितना याद रखें, इतना कुछ पढ़ लिया सन याद नहीं होता है। एक्चुअल सी बात है, याद भी होता होगा तो प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस डालता है क्योंकि उसको कट ऑफ भी बनानी होती है। याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर नहीं याद होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है आपको, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट सन वाले पूछ लेते हैं एग्जामिनर, या तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ष ब्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्रों की प्रभु सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई? 1846 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? इंपॉर्टेंट है, याद रखो इस क्वेश्चन को। ऑप्शंस देखिए, अफगानिस्तान की विरुद्ध युद्ध की घोषणा, महाराजा रणजीत सिंह से संधि, शिमला में पहले चर्च की स्थापना, कालका शिमला रेलवे लाइन बिछाने की शुरुआत। शिमला घोषणा पत्र की बात हो रही है। शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? याद रखो, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, ठीक है, शिमला घोषणा पत्र। अब देखिए यहां पर इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में एक आपदा की, ठीक है, जिसे लोकप्रिय रूप से प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के रूप में जाना जाता है। 1839 से 1842 तक ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के अमीरात के बीच ये लड़ा गया था। भारत पर रूसी आक्रमण की आशंका और अंग्रेजों द्वारा अफगानिस्तान की सीमा पर इसे रोकने का प्रयास प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्राथमिक कारण था। यह वह स्थान था जहां 1 अक्टूबर 1838 का शिमला घोषणा पत्र पर
अफगान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी, याद रखना। और लॉर्ड बेंटिंग के उत्तराधिकारी लॉर्ड ऑकलैंड ने शिमला श्रेणी के उत्तरी पूर्वी स्तर पर एक निवास का चयन किया जिसे ऑकलैंड हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह वह स्थान था जहां 1 अक्टूबर 1838 को शिमला घोषणा पत्र पर अफगान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाइसराय ने ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला के चयन का इन शब्दों में समर्थन किया कि यह भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक वाइसराय स्वयं को दफ्तरी तामझाम से मुक्त रख सकता है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन। फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला का चयन किया था, आप सभी को पता है। और उसने ये कहा था कि ये भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर, ठीक है, मैं खुद को दफ्तर की, यानी कि जो भी ऑफिसर्स के वर्क है उन सब चीजों से, जो भी तामझाम है, जो भी काम है, ठीक है, अपने आप को मैं फ्री कर सकता हूँ, अपने आप को मैं फ्री रख सकता हूँ। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अब आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय 1899 में बने थे। उन्हें 1904 वाइसराय के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था और इसी के बाद 1905 में उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार को दबाने के लिए बंगाल के विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल की अध्यक्षता की। वो केवल 39 वर्ष की आयु में भारत वाइसराय बने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसने बंगाल की जनता की एकता को आघात पहुंचाने और वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में सदैव के लिए फूट डालने के उद्देश्य से विभाजन का कुटिल षड्यंत्र रचा था, जिससे बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये उसके टाइम पे कुछ काम थे। ठीक है, क्या काम थे? फूट डालो शासन करो की नीति, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसके की फैक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और एग्जामिनर यहीं से मॉडिफाइड करके डालता है। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा, कुल्लू एवं लाहौल स्पीति सन में अंग्रेजों के अधीन आ गई? कौन से सन में अधीन आ गई थी? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1846। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे, नालदेहरा की प्रकृति से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वाइसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया था, वो कौन था? जल्द से बताइए। क्या ये लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन या फिर लॉर्ड डफरिन? जल्द से बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने नालदेहरा की प्राकृतिक जो भी सुंदरता थी, ठीक है, उससे अभिभूत होकर अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया था। भारत का वाइसराय बनने के पूर्व भी कर्जन 4 बार भारत आ चुका था। भारत में वाइसराय के रूप में उसका कार्यकाल काफी उथल पुथल रहा। लॉर्ड कर्जन के विषय में पी रॉबर्टस ने लिखा है कि देखिए, ये जो बुक्स लिखी जाती हैं, किसी के ऊपर भी लिखी जाती है, ठीक है, अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो भी पिछले 8 महीने में जो भी बुक्स पब्लिश हुई हैं, ठीक है, किस ऑथर ने लिखी है, किस विषय के ऊपर लिखी है, ठीक है, अगर किसी की आत्मकथा के ऊपर लिखी गई है तो वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और आपको आगे कितना याद होना चाहिए, भारत में किसी अन्य वाइसराय को अपना पद संभालने से पूर्व भारत की समस्याओं का इतना ठीक ज्ञान नहीं था जितना कि लॉर्ड कर्जन को। कर्जन ने जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश हुकूमत को पत्थर की चट्टान पर खड़ा करने का प्रयास किया। लॉर्ड कर्जन ने भारत में शिक्षा और आर्थिक सुधारों के लिए मुख्य रूप से कार्य किए थे। भूमि पर लिए जाने वाला भूमि कर को और अधिक उदार बनाए जाने हेतु उसने भूमि प्रस्ताव भी पारित किया था। ठीक है, याद रखो इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, चौपाल, जुब्बल और रावीगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था जी बताइए। क्या ये डेविड ऑक्टोलॉनी ने किया था, जेम्स बेली फ्रेजर ने किया था, मार्टिनेल ने किया था, या फिर गिलेस्पी ने किया था? जल्द से बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि जेम्स बेली फ्रेजर। फ्रेंड्स, चौपाल, जुब्बल और रावीगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व जेम्स बेली फ्रेजर ने किया था। जेम्स बेली फ्रेजर एक स्कॉटिश यात्रा लेखक और कलाकार थे, ठीक है, जिन्होंने एशिया माइनर और भारत के बारे में चित्रण लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, 1815 ईस्वी में हस्ताक्षरित
संगोली की संधि का क्या परिणाम हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगोली की संधि क्या परिणाम हुआ था? क्या जीते गए क्षेत्रों पर गोरखाओं ने अपना आधिपत्य और दृढ़ किया? प्रभावशाली शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय हुआ? सिखों के प्रभुत्व का अंत हुआ? या फिर राजा संसार चंद का सम्राट बन जाना प्रभावशाली शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय हुआ? बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 1815 में हस्ताक्षरित सुगौली की संधि का क्या परिणाम हुआ था कि इसमें फिर अंग्रेजों का उदय हुआ था, और वो भी किस टाइप के? प्रभावशाली शक्ति, ठीक है, फुल पावर के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, 2 साल लंबे चले ब्रिटिश नेपाली युद्ध को खत्म करने के लिए 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत नेपाल ने अपने तराई इलाके के मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा नेपाल से अलग होकर भारत के अधिकार क्षेत्र में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, देशी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जल्दी से बताइए। लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी, लॉर्ड हॉर्डिंग ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने? देशी रियासतों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की थी भाई? बताइए, आप सभी को पता होना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और लॉर्ड डलहौजी की जो एक नीति थी, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था, ठीक है, वे पुत्र गोद नहीं ले सकते थे, ठीक है। और देश में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच 35 किलोमीटर मार्ग पर भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई, ठीक है। और साथ साथ में देश में पोस्टल डिपार्टमेंट को स्थापित करने का क्रेडिट भी लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने भ्रूण हत्या रोकने के लिए कई कानून बनाए। तो ये की फैक्ट है जो एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ये किसने कहा मैं और चीन के राजा दुनिया के आधे लोगों पर साम्राज्य पर, ठीक है, आधे लोगों साम्राज्यों पर राज करते हैं, फिर भी हमें सुबह नाश्ते का समय मिल जाता है, ठीक है। यानी कि मैं और चीन के राजा दुनिया के आधे लोगों पर राज करते हैं, ठीक है, जो भी एम्पायर है उसके ऊपर हमारा हुकूम होता है पूरी तरह से। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हमें सुबह नाश्ते का समय मिल जाता है। ये डायलॉग किसका था? ये लाइन किसकी थी? याद रखना इस क्वेश्चन को, लॉर्ड एमहर्स्ट की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और आज तक एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, ठीक है, तो याद रखना लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट है, कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया? 1846, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया? अब देखिए, जितने भी ये ट्रैवलर थे, ठीक है, ये ट्रैवलर आए, अपनी अपनी आत्मकथाएं इन्होंने लिखी, बुक्स लिखी, ठीक है, अलग अलग तरह का इन्होंने वर्णन किया, ठीक है। तो ये जितने भी ट्रैवलर थे, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। एग्जामिनर क्या करेगा कि पूछ लेगा कि उसके शासनकाल में ये कब आया, उसके शासनकाल में कब आया, ठीक है, कहाँ से होके गुजरा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जितने भी ट्रैवलर थे, ठीक है, मैं उनका आपको सारा की फैक्ट में क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या ये 1880, 1882, 1855, 56, 1820, 22 या फिर 1825, 27? यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1820-22 में, ठीक है। फ्रेंड्स, विलियम मूरक्राफ्ट एक अंग्रेजी खोजकर्ता और पशु चिकित्सक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य करते थे। मूरक्राफ्ट ने हिमालय, तिब्बत और मध्य एशिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर यात्रा की, ठीक है, मतलब ट्रैवलर। लेकिन इनका जो काम था क्या था? ये खोजकर्ता थे, पशु चिकित्सक भी थे। जैसे आजकल आप यूट्यूब पे ट्रैवल वीडियोस देखते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवल करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, उस जगह के बारे में बताते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है, देख के या वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, तो ये नोट डाउन करते थे अपनी बुक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अपनी देशी रियासतों को स्वतंत्र घोषित करने पर सिंगापुर में निर्वासित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। क्या ये वजीर राम सिंह पठानिया, रावीनगढ़ के राणा शिवानंद रमौल या फिर पंडित पद्मदेव?
निम्नलिखित में से किसको गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अपनी देशी रियासत को स्वतंत्र घोषित करने पर सिंगापुर में निर्वासित किया गया था? याद रखो, वजीर राम सिंह पठानिया। फ्रेंड्स, पठानिया का जन्म 10 अप्रैल 1824 को नूरपुर राज्य के मंत्री श्याम सिंह के घर हुआ था। उनके पिता नूरपुर राज्य में राजा वीर सिंह के मंत्री थे। नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया की मृत्यु सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, इनकी मौत भी कहां पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, क्लियर? सिंगापुर में हुई थी। इन्होंने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था। नेक्स्ट यहां पर देखिए, मंडी, सुकेत, कांगड़ा और स्पीति किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आए? बताइए। दोबारा फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 1846। नेक्स्ट यहां पर देखिए, 1863 में किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार यानी कि पहली बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन बना है ये भी, बताइए। मेजर ब्लेयर रीड, कनिंघम, लॉर्ड लॉरेंस या फिर लॉर्ड डलहौजी? फ्रेंड्स, 1863 में मेजर ब्लेयर रीड को, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी था ये, ठीक है, पहली बार इसे चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के किस राज्य की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे महाराज की उपाधि प्रदान की? प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के किस राज्य की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे महाराज की उपाधि दी? किसे दी थी? जयचंद को। याद रखो इन क्वेश्चंस को, और उम्मीद करूंगा आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, लॉर्ड मायो किस वर्ष, इनकी पहली बार कब आए थे मंडी? ये बताइए। तो ये आए थे 1871 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों को नाको चने चबाने वाले नूरपुर के वजीर राम सिंह को कहां निर्वासित किया गया था? कहां किया गया था भाई? अभी बताया मैंने, सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई? बताइए। इसका सही आंसर होगा 1857 में क्योंथल के राणा को ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई 1857। ऑप्शन नंबर सी। और उम्मीद करूंगा आपके सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे, कुछ एक गलत क्वेश्चन हुए होंगे तो आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन फ्री टेस्ट जितना आप ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। फ्री टेस्ट अवेलेबल है, व्हाट्सएप करो। और अगर आप हिमाचल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, वीडियो कोर्स क्लास आपको मिलती है, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार देख सकते हैं। पैटर्न न्यू पैटर्न रहेगा, 2023 का एडिशन रहेगा। और नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस, एमसीक्यूज कंप्लीट के साथ रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी आपको मिलते हैं, और साथ में सारे टेस्ट मिलते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जितने ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा आप निखर के आओगे। टेस्ट भी उन लोगों के साथ लगाओ, उन बच्चों के साथ लगाओ जिनके साथ आपका फाइनल कंपटीशन होने वाला है, इससे आपको अपना रैंक पता चलता है। ठीक है, और जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स है। व्हाट्सएप करिए, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्यों फ्री कोर्स चाहिए। ठीक है, और आप फिर ये कोर्स ले सकते हैं। हजारों के हिसाब से इस टाइम स्टूडेंट्स ने फ्री कोर्स ज्वाइन करके रखा हुआ है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर फायदा ले रहे हैं, तो आप भी फायदा ले लीजिए फिर। ठीक है, अगर फ्री का अगर आपको मिलता है, कोर्स मिलता है, ठीक है, तो अच्छी बात है फिर। ठीक है, व्हाट्सएप करो और जुड़े रहिए हमारी सीरीज के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।